सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी कोटा अलाउ किया है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। ये क्या कहानी है, बात करेंगे आज के कॉन कॉल में। लंदन में 2015 में टेस्को ने अपने स्टोर के बाहर मुस्लिम्स को रमजान मुबारक विश करने के लिए एक स्पेशल डिस्प्ले लगाया और साथ में वो सेल कर रहे थे प्रिंगल्स। प्रिंगल्स जो अपने चिप्स आते हैं, वो प्रिंगल्स का फ्लेवर था बैकन। बैकन इज पोर्क, जो मुस्लिम्स कंज्यूम नहीं करते, और बड़े अक्षरों में रमजान मुबारक लिखा हुआ है। इस डिसीजन के पीछे जो भी टीम थी, उसमें अगर उस टीम में अगर कोई मुस्लिम होता तो ये अवॉइड किया जा सकता था। ऐसे ही 1997 में अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने एंट्री ली जर्मनी में, एंड इट वाज अ टोटल डिजास्टर। अब हमारे यहाँ इंडिया में अमेरिकन ब्रांड्स के साथ जरूर कुछ एस्पिरेशनल वैल्यू होती है, लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्मन्स उनके लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं, और वॉलमार्ट जो था वो सेल कर रहे थे अमेरिकन प्रोडक्ट्स। इसी में अगर लॉन्च करने के पहले वॉलमार्ट की टीम में अगर कोई जर्मन होता तो हो सकता था कि ये वो अवॉइड कर सकते थे, ये डिजास्टर वो अवॉइड कर सकते थे। और अगर जर्मन कोई था उनकी टीम में तो शायद जर्मन लोगों के शॉपिंग बिहेवियर को वो समझ नहीं पाया। अब ये सब तो एमबीए टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जहां बात गवर्निंग की आती है, वहां सोसाइटी की हर क्लास का रिप्रेजेंटेशन होना और उनकी आवाज सुनी जाना डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर किसी स्पेसिफिक क्लास या कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लोग किसी रीजन की वजह से, वो कोई भी रीजन हो सकता है, अगर वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इंक्लूड करने के लिए रिजर्वेशन और कोटा यूज किया जा सकता है। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होते हैं, उनमें ओबीसी कोटा सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के लिए तो अलाउ किया, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ और पूरी डिटेल्स क्या है, वो अभिषेक बताएंगे। जैसे कि आपने कहा कि कि हमारी सोसाइटी में जो सेक्शन पीछे रह जाता है, उनको अगर आपको आगे लाना है तो उसके लिए आप रिजर्वेशन दिए गए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया था, तो उसमें सोच यही थी कि हमारी सोसाइटी में कुछ सेक्शन ऐसा है कि जो बाकी जो सोसाइटी के सेक्शन है उनसे काफी पीछे रह गया है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो। तो इसलिए कोटा दिया गया था। अब जनरली देखे तो जो कास्ट जो जो जैसे डिवाइड किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो एक तो जनरल कैटेगरी सामान्य कैटेगरी होती है, एक एसटी एससी होते हैं और एक ओबीसी रहते हैं। तो एसटी एससी को तो शुरू से रिजर्वेशन था, बट ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी रिजर्वेशन काफी विवाद रहता है। आप काफी लंबे कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, चाहे वो अगर आप बात करें जैसे लोकल बॉडीज में हुआ, यहाँ पे भी एक महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल है। इसके साथ कर्नाटका और उड़ीसा में भी सेम एक डिस्प्यूट चल रहा है। जॉब में देखे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में देखे तो काफी लंबा विवाद चल रहा है। कई ऐसी जातियां जो बोलते कि हमें ओबीसी में इंक्लूड किया जाए, उसके कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, कुछ काफी हिंसक भी थे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हरियाणा में जाट आंदोलन हो, राजस्थान में गुज्जर आंदोलन हो, गुजरात में पाटीदार आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन। तो सब यही है कि ओबीसी हमें भी एक रिजर्वेशन मिले। जो कास्ट ग्रुप पीछे रह गए, जो मैंने भी 4 कास्ट ग्रुप के नाम लिए इन चारों स्टेट में, ये सामाजिक रूप से तो इतने पिछड़े नहीं है। काफी सामाजिक रूप से ये देखे तो काफी अगली जाति मानी जाती है, पर पिछले कुछ सालों में आर्थिक रूप से ये काफी पिछड़ गई थी। इनका कहना था कि हमें भी ओबीसी में रिजर्वेशन मिले या ओबीसी के बाहर रिजर्वेशन मिले। तो ये रिजर्वेशन को लेके काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे ही लोकल बॉडीज जो इलेक्शन होते हैं, जो नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन का प्रावधान है। आप लोकसभा के इलेक्शन देखिए, विधानसभा के इलेक्शन देखिए, तो उसमें केवल एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन होते हैं, उसमें ओबीसी के लिए नहीं होते। ओबीसी का केवल लोकल बॉडी जो इलेक्शन होते हैं उसमें ही प्रावधान है। काफी समय से कई जो लोकल बॉडीज है वहाँ पे रिजर्वेशन मिलते आ रहे हैं, बट इसके कुछ गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट करके गाइडलाइन बना रखी है। उसमें 3 पैरामीटर है, वो 3 पैरामीटर पे अगर वो पास होते हैं तो रिजर्वेशन दिया जाता है। पहला जो उसकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो पॉइंट है ट्रिपल टेस्ट में,
वो ये बोलता है कि आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा जो पूरी एक स्टडी करेगा, डिटेल स्टडी करेगा विद डाटा, नंबर्स, फैक्ट्स पूरा, कि जो कास्ट है वो किस लोकल बॉडी में, आप पूरे से हर लोकल बॉडी के हिसाब से पूरा सर्वे करना पड़ेगा कि इस जगह पे ये कास्ट कितनी पिछड़ापन है इनका, और बाकी जो वहाँ पे जो सामाजिक जो सिचुएशन है या इक्वेशन है वो क्या है, इकोनॉमिकली कितना वीकर है, पूरा डाटा के साथ ये स्टडी करना पड़ेगा। और आयोग को हर एक जो निकाय है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें रिकमेंडेशन देना पड़ेगी कि हाँ इस जो ये निकाय है यहाँ पे ये जाति पिछड़ी है, दूसरी निकाय है वहाँ पे ये जाति पिछड़ी है, तो वो पूरी डिटेल करना पड़ेगी। ये जो रिपोर्ट देगा उस पर डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये होता है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो टोटल जो रिजर्वेशन है वो ST SC प्लस OBC वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रिपल टेस्ट पास करता है तो आप OBC रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में दे सकते हैं। मतलब अब MP की बात SC ST और OBC तीनों को मिलाकर टोटल रिजर्वेशन 50% होना चाहिए, इससे हाँ ज्यादा नहीं मैक्सिमम होना 50% चाहिए, हो सकता है, मैक्सिमम में ज्यादा नहीं, 50% 50%। ज्यादा नहीं हो सकता, पर लिमिट 50% है, उससे ज्यादा रिजर्वेशन किसी तरह रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरह से कई ये अगर ये तीनों पैरामीटर पर अगर आप फॉलो करते हैं तो अलाउ किया जाता है। अब मैं MP की बात करूं तो MP में क्या हुआ था, MP में 94 से रिजर्वेशन मिलता आ रहा है। इसके पहले जो आखिरी जो चुनाव हुए थे 2014 में हुए थे उसमें भी रिजर्वेशन था। उसमें SC के लिए 16% सीट रिजर्व थी, ST के लिए 20 और OBC के लिए 14% रिजर्व थी। उसके बाद जो इलेक्शन ड्यू थे वो 2019-2020 में ड्यू थे। हर इलेक्शन के पहले जो रिजर्वेशन होता है उसमें रोटेशन होता है, कि आज सपोज कीजिए कि ये सीट इस बार SC के लिए थी तो जरूरी नहीं अगली बार होगी, एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, उस बेसिस पे लॉटरी निकाली जाती है और नई तरह से रिजर्वेशन होता है। और इसी तरह का जो रोटेशन था और परिसीमन था वो तब की 2019 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट कमलनाथ सरकार ने उन्होंने किया था। उसके बाद 2020 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये जो रोटेशन परिसीमन था उसको एक अध्यादेश ला के कैंसिल कर दिया और नई तरह से उन्होंने रोटेशन परिसीमन किया, जिसको कांग्रेस ने जबलपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। तब से ये पूरा विवाद चल रहा था। जबलपुर हाई कोर्ट में गया, उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये 3 पैरामीटर पे आप फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो पहला जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 10 मई में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था कि ये ट्रिपल टेस्ट फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने OBC रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया था। तो आप जानते हैं कि OBC जो रिजर्वेशन है, OBC जो एक काफी बड़ा वोट बैंक है, हर पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। बीजेपी का भी जो एक कोर वोट बैंक है वो OBC में आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोई बीजेपी एक OBC चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करती है। एक काफी बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए, तो उन्होंने एक जो जजमेंट है उसमें अमेंड करने के लिए पिटीशन डाली। अमेंड करने की पिटीशन क्यों डाली, क्योंकि जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल जजमेंट नहीं था, ये इंटरिम जजमेंट था। अगर फाइनल जजमेंट आया तो रिव्यू पिटीशन डालते हैं हम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि आप जो आपका फाइनल जजमेंट उसको रिव्यू कीजिए। भाई इंटरिम जजमेंट था तो इसलिए एक जो संशोधन करने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी MP गवर्नमेंट ने। और जो OBC आयोग है उसका नया डाटा कोर्ट के सामने रखा था, तो कोर्ट ने वो नया डाटा एक्सेप्ट करके फिलहाल के लिए रिजर्वेशन अलाउ किया है, क्योंकि 3 साल से ये पेंडिंग इलेक्शन 2019-20 में इलेक्शन होने थे दिसंबर जनवरी में, बट ये OBC रिजर्वेशन की वजह से उसके बाद कोविड की वजह से इलेक्शन हो नहीं पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल के लिए रिजर्वेशन अलाउ कर रहे हैं, बट इसको आगे चैलेंज किया जा सकता है, डाटा एग्जामिन किया जाएगा, अगर उसमें कुछ कमी रखती है तो कैंसिल हो सकता है, पर फिलहाल के लिए रिजर्वेशन ये हम अलाउ कर रहे हैं। और आपको 2 वीक के अंदर आपको इलेक्शन की डेट अनाउंस करना पड़ेगी जो राज्य चुनाव आयोग है। अब महाराष्ट्र बागी केस में ये हो रहा है कि उन्होंने अभी डाटा, ये जो ट्रिपल टेस्ट है वो क्वालिफाई वो नहीं कर पा रहे, उन्होंने प्रॉपर डाटा नहीं दिया है। अब इसमें एक और बात आती है कि जो OBC का डाटा है वो किसी भी सरकार के पास है क्यों नहीं। इसके लिए काफी मांग तैयारी आपने सुना होगा कि कास्ट पे सेंसस की बात की गई है। अभी जब सेंसस होने वाला 2021 में जो कि कोविड की वजह से टल गया है, उसमें कई पार्टी की डिमांड थी, आपने न्यूज में पढ़ा होगा, कई पार्टी की डिमांड है कि सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जातिगत आधार पे जनगणना की जाए, यानी जो जनगणना होती है उसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी, कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं।
जो इंडिया में आखिरी जातिगत गणना हुई थी, हम देखते हैं कि 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस होता है, तो 1931 में आखिरी जातिगत गणना हुई थी। उसमें जो 1931 का डाटा है वो था कि इस जाति के इतने लोग हैं। उसी बेसिस पे भी जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसी बेसिस पे दिया जाता है, उसी डेटा को आधार मान के। अब ये लगभग 90 साल पुराना डेटा हो गया, काफी चेंज हो गया डेटा। तो इसलिए डिमांड की जा रही है कि अगर सही रिप्रेजेंटेशन देना है हमें इन सभी जातियों को, तो हमें इनका एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, कितने नंबर है, तो ही हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। पर अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो सरकार का कहना है, इसके पहले 2011 में भी जब सेंसस हुआ था तो उसमें जातिगत गणना की गई थी, पर सरकार ने उसका डाटा पब्लिक नहीं किया था, क्योंकि डाटा में काफी गलतियां थी उसमें। जो डाटा कलेक्शन हुआ था काफी गलत तरीके से हुआ था, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, और काफी एक जो उम्मीद की जाती कि इस जाति की कितनी जनसंख्या होगी, उससे काफी अलग वो डेटा था, तो सरकार ने वो डेटा पब्लिक रिवील नहीं किया। इस बार जब सेंसस होने वाला है तो उसके लिए अभी से कई पार्टियों ने मांग की है कि इस बार जातिगत जनगणना की जाए, ताकि सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके उनकी जनसंख्या के हिसाब से। बट सरकार उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी सरकार का कहना है कि कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जातिगत जनगणना करने के लिए। पहला ये कि जब कोई भी जनगणना होती है उसकी तैयारी 5-6 साल पहले से हो जाती है। जो 2021 की जब जनगणना हुई, उसकी कोई तैयारी हो चुकी है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, उसका ट्रायल भी हो चुका है, तो अब नए पॉइंट्स लाएंगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जो एसटी और एससी में कौन सी जाति आएगी, ये केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति नोटिफाई करते हैं, बट ओबीसी में कौन सी जाति आएगी वो राज्य सरकार डिसाइड करती है। हर राज्य अपने हिसाब से उनकी जो पॉपुलेशन है, उनके जिस जाति का जिस उसके राज्य में जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से वो ओबीसी में वो कैटेगराइज करते हैं उस जाति को। जरूरी नहीं कि कोई जाति महाराष्ट्र में अगर ओबीसी में है तो वो एमपी में या गुजरात में भी ओबीसी में रहेगी, वो चेंज होता है। तो ये एक मुश्किल है कि कौन सी जाति किस राज्य में ओबीसी में, किस नहीं जाति नहीं, अगर जनगणना होती है तो वो एक डेटा कलेक्शन करने में काफी दिक्कत होगी। उसके बाद जो एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है कि एक जो जाति है उसमें भी सब जातियां रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक यादव एक बड़ी ओबीसी जाति है, बट उसके अंदर भी सब जाति है। अब जो डेटा कलेक्शन करने जा रहा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंसस करने जा रहा है, तो उसको इतनी डिटेल ट्रेनिंग होना चाहिए कि हाँ यादव, ये यादव है, यादव में अहीर है, तो ये अहीर का कोई बोलता है तो वो भी यादव में आएगा, तो उसको अलग से वो नोटिफाई नहीं करना है। तो इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जो सब जाति है, सब कास्ट है, सब गोत्र है, जो हमारा पूरा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, तो उसके साथ डेटा कलेक्शन करना काफी चैलेंजिंग काम है। तो इसी सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं है। अगर ये जनगणना हो जाती जातिगत जनगणना, तो काफी बेटर रहेगा कि सभी सरकारों के पास, सभी आयोगों के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी किस राज्य में किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है। बट ये काफी चैलेंजिंग टास्क है, बट अगर ये होता है तो सही तरह से रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा, एग्जैक्ट पता पड़ेगा कि कौन सी जाति किस तरह है, क्योंकि हमारे पास अभी 90 साल पुराना डाटा है। कई प्राइवेट एजेंसीज ने सर्वे करा है, उनकी रिपोर्ट थी कि इस राज्य में इतना है, जब इलेक्शन होते हैं हम देखते हैं कि इस राज्य में इतने परसेंट ये जाति के लोग, इतने परसेंट ये जाति के वोटर है, बट ये कोई एक प्रॉपर डाटा नहीं है। एक सैम्पलिंग करके इनको लार्ज उस पर डाटाबेस पे कन्वर्ट किया गया है, तो इसलिए काफी दिक्कत आती है इस ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। तो बार बार जो विवाद होते हैं उसका मेन रीजन भी यही है कि इस राज्य में कौन सी जाति पिछड़े में आती है, कौन सी जाति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है, कितना इनका रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों यानी कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को वो कवर करती है। अगर मैं जो 2011 का जो सेंसस हुआ था, जो उसके कुछ डाटा बाहर आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि भारत में जो अभी जो लिस्टेड ओबीसी जाति है, तो उनकी पॉपुलेशन देखें तो 51% है वो। तो हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से बार बार विवाद होते हैं। बेसिकली हर कास्ट को कौन सी कास्ट एससी में आएगी, कौन सी कास्ट एसटी में आएगी, कौन सी कास्ट ओबीसी में आएगी, ये डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ही, जैसा आपने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई थी कि अगर कोई डेटा कलेक्ट करने वाला कोई व्यक्ति जा रहा है किसी के घर में और वो कहते हैं कि हम इस सब कास्ट के हैं, तो उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि ये सब कास्ट किस कास्ट में आती है, और ये कहीं पे एक डेफिनेशन आपको बनाना पड़ेगी कि कौन सी कास्ट में कौन सी सब कास्ट हैं, और ये कास्ट
ओबीसी में आती हैं, एससी में आती हैं, एसटी में आते हैं। ये आपका पॉइंट था आई नहीं, गेस। कास्ट कास्ट नहीं, इसमें क्या कास्ट डिफाइंड है कि एससी में कास्ट आती है, एससी में कास्ट आती है। जैसे मैं बात बताया कि एसटी एससी का जो कौन सी कास्ट एसटी एससी में आएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति नोटिफाई करते हैं, और ओबीसी राज्यों के बेसिस पे है। बट उसमें सब कास्ट नहीं है। अब होता है कि आप किसी ओके। पूछते हैं आपकी जाति क्या है, तो वो बताएगा कि भले ही यादव है पर बड़े में अहीर हूँ। अहीर भी एक तरह से यादव करेक्ट। ही रहते हैं। ओके ओके। ये डिफाइन है कि जो यादव है वो ओबीसी में आएगा। अगर कोई डाटा कलेक्ट करने गया, उसने पूछा आपकी जाति क्या है, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल कहा कि मैं अहीर हूँ, तो अहीर वो एक उसको अगर नहीं पता कि यादव के अंदर आता है, तो एक अहीर वो नई जाति को डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी डेटा बेसिकली। एंट्री कर देगा। करेक्ट, हाँ, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी। तो ये भी मतलब इंडिया लेवल पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इस कास्ट में, यादव कास्ट में सब कास्ट कौन सी हैं, और उनमें एक सब कास्ट है अहीर। तो अगर कोई अहीर कह रहा है तो इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग यादव कास्ट। ये आपका और बेसिकली एक उसके लिए काफी ठीक ट्रेनिंग है। की जरूरत है आपको। हर काफी राज्य में ट्रेनिंग और किस कास्ट में कितनी सब कास्ट होती है, वो आपको खुद जान। हम्म और जो डेटा कलेक्ट करने जा रहा है उसको पूरी आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। तो वो काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिस वजह से गवर्नमेंट ये जातिगत जनगणना के लिए मना कर रही है। मना कर रही है, सही बात है। और यहाँ पे मुझे एक भाषण था मोदी जी का, उसमें उन्होंने कहा भी था कि मुश्किल काम अगर मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो वो एकदम से मुझे याद आया। तो ये तो काफी मुश्किल काम है। देखते हैं ये आगे बढ़ता है या नहीं, कैसे बढ़ता है। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।